नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका करियर रेडोनेस्ट पर। और दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो बीकॉम सेमेस्टर 6 है, और जिसमें जो ईएफएम सब्जेक्ट है उसका पेपर है बिजनेस बजटिंग यानी कि व्यावसायिक बजटन। इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि कौन से वो एग्जाम के लिए क्वेश्चन है जो 2026 की एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में। देखो, अभी आप ही का जीएसटी का जो पेपर हुआ था एबीएसटी का, उसमें ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन थे वो सारे थ्योरेटिकली क्वेश्चन थे। तो इसका साफ साफ मतलब है कि पेपर आपका एआई या चैट जीपीटी से बना हुआ है। क्योंकि अगर जैसे मान लो, अगर मैं एग्जाम पेपर सेट कर रहा हूँ और अकाउंटेंसी का पेपर अगर मैं बना रहा हूँ, इसका मतलब डेफिनेट सी बात है कि मुझे उसमें न्यूमेरिकल का तो सेगमेंट रखना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के तो अकाउंटेंसी को क्या ही करेंगे। तो उसी का ही मिला-जुला रूप है आपका ईएफएम सब्जेक्ट। ईएफएम सब्जेक्ट में जैसे बिज़नेस बजटिंग है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो बजटिंग जैसे पेपर में यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप मान के चलो पेपर आपका चैट जीपीटी से बना रही है यूनिवर्सिटी। तो क्योंकि इसमें हर यूनिट में करीब-करीब आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल भी बनता है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि दोनों तरीके से आप तैयार रहो। जैसे आपका 4 यूनिट का सिलेबस है, तो हालाँकि 1 यूनिट यानी जो फर्स्ट यूनिट है ये हमने सेपरेटली अपलोड करी भी थी, बाकी की यूनिट नहीं कर पाए। पहली बात तो मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा मोटिवेशन आपका भी रहता है, आपकी तरफ से अगर डिमांड नहीं आती है, आपकी तरफ से मैं ये कहूँ किसी वीडियो को ऐसा लगे कि हमने कोई क्लास रिकॉर्ड करी और आपने उसको देखा नहीं, तो थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि शायद बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हों। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है, और फिर दूसरा रीज़न ये भी है कि अदर मल्टीपल क्लासेज़ इतनी सारी होती है कि हम कुछ ऐसे जो थ्योरेटिकल पोर्शन वाली क्लासेज होती है वो नहीं ला पाते। खैर जैसा भी हो, लेकिन हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एकदम मीन टाइम पे आपके लिए लेकर आए हैं। सेकंड यूनिट आप में सिर्फ एक ही टॉपिक है सेकंड यूनिट का, जिसका नाम है बिजनेस फोरकास्टिंग यानी कि व्यावसायिक पूर्वानुमान। इसमें से थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों आपके बनेंगे। थर्ड यूनिट में सिर्फ एक ही टॉपिक है जिसका नाम है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। ये भी आपका सिंगल टॉपिक है। और फोर्थ यूनिट में आपके दो टॉपिक है, एक है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी स्टडी, और दूसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यहाँ से आपका बन सकता है एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल, और प्रोडक्ट प्लानिंग से बनेगा आपका थ्योरी का क्वेश्चन। ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा आपका जो और जिसमें था, आई थिंक जैसे पिछली बार मटेरियल वेरिएंस वगैरह के टॉपिक थे वो उठा लिए हैं। कैपिटल बजटिंग आपका इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट प्लानिंग के साथ दिया हुआ है। तो 4 यूनिट है, तो एग्जाम के लिए आप यूनिट फर्स्ट को और बाकी 3 यूनिट में से किसी एक यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, जिसको आप पढ़ सकते हो। 70% आपकी अटेम्प्टिंग इसी से हो जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले सेक्शन एक के क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। पहला एक क्वेश्चन है, व्हाट इज बजट। बजट क्या होता है? बजट क्या होता है? देखो, हम फ्यूचर के लिए जो हमारी फ्यूचर का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी एस्टिमेटेड इनकम क्या होगी और हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, और उनको हम एक स्टेटमेंट फॉर्म में बना लेते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। तो इसमें मेन बात क्या है? पहली बात तो ये सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है। दूसरी चीज़, ये फ्यूचर इनकम और एक्सपेंडिचर का एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट होता है, उसे बजट कहते हैं। तो ये दो बात आपकी डेफिनेशन में आ जानी चाहिए। तो क्या होता है? ए बजट इज ए रिटन फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। बजट एक निश्चित समय अवधि के लिए पूर्व में तैयार की गई एक लिखित वित्तीय योजना है। इट एस्टिमेट्स फ्यूचर इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज टू हेल्प मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इफिशिएंटली। इसमें क्या होता है? भविष्य में होने वाले इनकम, खर्चे, उत्पादन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का एक अनुमान लगाया जाता है, ताकि संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से क्या किया जा सके? प्राप्त किया जा सके। उसका जो रिटन स्टेटमेंट होता है उसे बजट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बजटिंग। बजटिंग क्या है, या इसको हिंदी में बजटन कहते हैं। क्या है? तो भाई देखो, मैंने कहा कुक, कुक का क्या मतलब होता है? खाना। और कुकिंग का क्या मतलब होता है? खाना बनाना, यानी कि खाना बनाने की प्रोसेस। वहीं ईट का मतलब क्या होता है? खाना। और ईटिंग का मतलब क्या होना है? खाना खाना, यानी कि उस टाइम आप खाना खा रहे हो, यानी कि आईएनजी जहां लग रहा है, दैट मीन्स प्रोसेस वहां हो रही है। तो भाई बजट बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? बजटिंग कहते हैं। बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग बजट्स। बजट तैयार करने और उसे लागू करने और उसे नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को बजटिंग कहते हैं। इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशंस व्हाइल एंश्योरिंग द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। यह प्रबंधन को योजना बनाने में, समन्वय स्थापित करने में और संसाधनों का सही ढंग से उपयोग सुनिश्चित करने में क्या करता है? मदद करता है। एक तरीके से जो बजटिंग है वो प्लानिंग टूल है, सॉरी, प्लानिंग प्रोसेस है, और जो बजट है वो प्लानिंग टूल के तौर पे काम आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग, यानी बजटिंग के कोई दो उद्देश्य बताओ, क्यों की जाती है बजटिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग आर टू प्लान फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटीज एंड कंट्रोल कॉस्ट्स इफेक्टिवली। बजटिंग का अगर प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो भविष्य की जो व्यावसायिक गतिविधियां है उनकी योजना बनाता है संगठन, और लागत पे प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखना चाहता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स सिस्टमेटिकली। साथ ही में ये जो संसाधन होते हैं एक संगठन के, उनका उचित समुचित उपयोग हो सके, कार्य निष्पादन का सही मूल्यांकन हो सके, और जो संगठन के लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति में ये मदद करता है। तो इन सब कामों के लिए बजटिंग की जाती है। मेंशन एनी टू एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग। बजटिंग अगर जब हम करते हैं तो इसके लाभ क्या होते हैं। बजटिंग इंप्रूव्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स, यानी जो एक संगठन में कई तरीके के विभाग होते हैं, तो यदि बजट बन जाता है और फिर एक मास्टर बजट बनता है तो उन विभागों के बीच एक समन्वय स्थापित हो जाता है, इसमें हमारी मदद करता है। इट हेल्प्स मैनेजमेंट कंट्रोल कॉस्ट, मेजर परफॉर्मेंस, अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स एंड यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज इफिशिएंटली एंड अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। यह लागत नियंत्रण करने में, कार्य का मूल्यांकन करने में, अनावश्यक जो खर्चे होते हैं उनको कम करने में, और उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करने में भी क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है, स्टेट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ बजटिंग। बजटिंग की कोई दो सीमाएं बताओ। इतना अच्छा होने के बाद भी बजटिंग की सीमाएं हैं। पहला, इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, यानी सबसे बात है अपन कितना भी कर ले है तो अनुमान पे आधारित, और अनुमान कहाँ के है, फ्यूचर के, और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, विच में बिकम इनएक्यूरेट ड्यू टू चेंजिंग बिजनेस कंडीशंस। इसलिए जो बदलती परिस्थितियां है कई बार उसमें ये गलत भी साबित हो जाता है। इट इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग एंड मे फॉल इन इफ एम्प्लॉइज डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बजटिंग प्रोसेस। साथ ही में ये समय लेने वाली प्रक्रिया भी है, और कर्मचारी यदि इसमें सहयोग नहीं करते तो ये प्रभावी भी नहीं हो पाती। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो ये कॉस्टली प्रोसेस भी है, छोटे मोटे बिजनेस इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, व्हाट इज बजट कोऑर्डिनेशन। बजट समन्वय क्या है। Budget coordination is the process of integrating all departmental budgets to ensure that every departments work together towards achieving the common objectives of the organization effectively. बजट समन्वय विभिन्न विभागों के बजटों में तालमेल स्थापित करने की एक प्रोसेस है, ताकि सभी विभाग संगठन के सामान्य उद्देश्यों की क्या कर सके, प्राप्ति के लिए एक इंटीग्रेटेड या समन्वित रूप में काम कर सके। यानी कि जितने भी जो डिपार्टमेंट होते हैं उन वो डिपार्टमेंट एक धागे में पिरोने का काम कौन करता है, बजट करता है, ताकि सारे डिपार्टमेंट जो हमारे टारगेट है उनको अचीव करने में काम करे। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए फिक्स्ड बजट। स्थिर बजट क्या है। देखो दो तरीके का बजट होता है, एक तो फिक्स्ड होता है और एक फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल में क्या होता है, अलग अलग आउटपुट के लेवल्स होते हैं, जैसे 60, 70, 80 जो भी है, तो जिस पे आप काम करते हो उस आउटपुट के अकॉर्डिंग आप चलते हो। और फिक्स्ड में क्या होता है, रिजिड होता है एक तरीके से। उसमें ये कहा कि हम 90% कैपेसिटी पे ही काम करेंगे, और मान लो फ्यूचर में हम 90 पे नहीं कर पाए तो वह रिजिड वाला सिस्टम हो जाता है। तो फिक्स्ड का मतलब होता है जो पर्टिकुलर एक लेवल पे काम करता हो, दैट इज फिक्स्ड। और फ्लेक्सिबल मतलब जिसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो जाता है। ए फिक्स्ड बजट इज ए प्रीपेड for a single level of activity and remains unchanged even if the level of production or sales changes during the budget period. स्थिर बजट एक निश्चित उत्पादन या गतिविधि स्तर के लिए तैयार किया जाता है, तथा बजट अवधि में उत्पादन या बिक्री में परिवर्तन होने पर भी इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज फ्लेक्सिबल बजट। लोडशील बजट क्या है। फ्लेक्सिबल बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। लोडशील बजट विभिन्न उत्पादन व गतिविधि स्तरों के अनुसार तैयार होता है। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम एंड प्रोवाइड्स मोर रियलिस्टिक कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड इफेक्टिव मैनेजरियल कंट्रोल। यह उत्पादन या बिक्री में अगर परिवर्तन होता है तो उनके साथ इसमें भी चेंज हो जाता है, जो कि हमें ज़्यादा यथार्थ लागत नियंत्रण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या है। मैंने अभी कहा सभी विभागों के, चाहे सेल्स हो, परचेज हो, मार्केटिंग हो, अलग अलग डिपार्टमेंट के बजट होते हैं, और इन सब का इंटीग्रेट करके एक कौन सा बजट बनाया जाता है, मास्टर बजट बनाया जाता है। A master budget is the comprehensive summary of all functional budgets of an organization. मास्टर बजट संगठन के सभी विभागीय बजटों का समेकित व व्यापक विवरण होता है। It presents the overall financial plan and helps मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। यह संपूर्ण वित्तीय योजना प्रस्तुत करता है और प्रबंध को निर्णय लेने एवं कार्य मूल्यांकन में भी मदद करता है। यानी कि ओवरऑल हम समराइज वे में देखें कि हमें जितने भी जो फंक्शनल बजट है उनकी अगर समरी फॉर्म की बात करें तो वह मास्टर बजट होता है, और साथ ही में ये मैनेजमेंट को ओवरव्यू भी देता है ताकि वो डिसीजन अच्छे से ले सके।
फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ZBB यानी कि जीरो बेस बजटिंग, शून्य आधारित बजटिंग क्या है? स्टार मार्क लगाओ, ये आपके फंसेगा हर जगह पे। क्या होता है देखो, जैसे मान लो अभी आप 2026 में हो, आपको 2027-28 का बजट बनाना है, तो आप क्या करोगे? आप उठाओगे पीछे का डॉक्यूमेंट कि हमने 2026-27 का बजट कैसा बनाया था। आपने सोचा कि 2026-27 का बजट हमने 5 लाख के आसपास का बनाया था। एक काम करो, महंगाई वगैरह बढ़ गई, इसको 5 लाख का कितना कर दो, इसको 5.5 लाख कर दो या 6 लाख कर दो। बस आपने इतना ही देखा, और बजट बनाने का तरीका भी यही होता है कि पीछे की चीज़ों को एक बार देख लो। लेकिन एक प्रोसेस ऐसी भी होती है जिसमें ये कहा जाता है कि आप पीछे का ये मानो जीरो है, कुछ भी नहीं है पीछे। अब आप नए सिरे से बजट बनाओ और हर एक खर्चे को, हर एक चीज को क्या करो, जस्टिफाई करो कि आपको अगर किसी चीज के लिए 20,000 रुपए चाहिए तो क्यों चाहिए, ये बताओ। तो कहने का मतलब जब हम पीछे के बेस को क्या मान ले, जीरो मान ले, और दोबारा नए सिरे से बजट बनाए, तो उसे कौन सी बजटिंग कहते हैं? शून्य आधारित बजटिंग या ZBB कहा जाता है। Zero based budgeting is a budgeting technique in which every expenses must be justified from zero at the beginning of each budget period instead of relying on previous budgets। यानी शून्य आधारित बजटिंग ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रत्येक बजट अवधि की शुरुआत शून्य आधार से की जाती है और प्रत्येक व्यय को एक नए सिरे से उचित ठहराना भी आवश्यक होता है। इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि पहली बात तो ये कॉस्टली होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि एक लंबा टाइम इसमें चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन है, यूनिट सेकंड से बात करते हैं। तो यूनिट सेकंड में सारी की सारी चीजें बिजनेस फोरकास्टिंग की यानी कि व्यवसायिक पूर्वानुमान की है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूँ क्या होता है व्यवसायिक पूर्वानुमान। यानी कि एक होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्योंकि बिजनेस हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होकर काम करता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट हमेशा फ्यूचर में ही होता है। अब उसे फ्यूचर में किस तरीके से काम करना है, उसको क्या एस्टिमेशन रहेंगे, उन सब के लिए वह बिजनेस फोरकास्टिंग करता है। तो वह क्या करता है, पास्ट के जो डेटा है उसको उठाता है, ठीक है, और प्रेजेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको रखता है, और फ्यूचर के क्या एस्टिमेशंस हो सकते हैं, अनुमान हो सकते हैं, उनको, इन तीनों को मिला के एक स्टैटिकल टूल की मदद से एक फोरकास्टिंग तैयार करता है, और उस फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाता है या अपना बजट तैयार करता है या अपनी पूरी गतिविधियां डिजाइन करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस फोरकास्टिंग कहते हैं। Business forecasting is the process of estimating future business conditions on the basis of past data, present trends and market analysis। व्यावसायिक पूर्वानुमान भूतकालीन आंकड़ों, वर्तमान प्रवृत्तियों और बाजार विश्लेषण के आधार पर भविष्य की व्यावसायिक परिस्थितियों का अनुमान लगाने की एक प्रक्रिया है। It helps management make better decisions regarding production, sales, finance and investment। यह उत्पादन, बिक्री, वित्त व निवेश संबंधी निर्णयों में प्रबंधन की सहायता करता है। डिफाइन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग क्या है? पूर्वानुमान, यानी कि भविष्य में जो एस्टिमेट्स है उनका अभी वर्तमान में इंफॉर्मेशन के बेस पे आइडिया लगाना या अंदाजा लगाना क्या कहा जाता है? पूर्वानुमान कहा जाता है। फोरकास्टिंग इज द साइंटिफिक एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, स्टैटिकल टेक्निक्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। पूर्वानुमान उपलब्ध सूचनाओं, सांख्यिकी तकनीकों व पूर्वानुमानों के आधार पर भविष्य की घटनाओं घटनाओं का एक वैज्ञानिक अनुमान है। इट रिड्यूसेज अनसर्टेनिटी एंड हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर इफेक्टिव बिजनेस प्लान्स। यह अनिश्चितता को कम करता है और प्रभावी व्यावसायिक योजना बनाने में प्रबंधन की मदद करता है। देखो, हमने इसको फोरकास्टिंग ही क्यों कहा, हमने इसको एस्टिमेशन क्यों नहीं कहा? एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? अनुमान। अनुमान भी हमेशा भविष्य का लगाया जाता है और पूर्वानुमान भी भविष्य का लगाया जाता है। दोनों में डिफरेंस केवल इतना है, फोरकास्टिंग हमेशा साइंटिफिक होती है। क्या होती है? साइंटिफिक होती है। इसमें कुछ स्टैटिकल टूल्स होते हैं, पर पास्ट की इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, और एक प्रॉपर मेथड के साथ इसको डिजाइन किया जाता है। दैट्स वाई इसको हम फोरकास्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। व्यवसायिक पूर्वानुमान के कोई दो उद्देश्य बताओ। The main objective of business forecasting are to estimate future demand and reduce business risks। व्यवसायिक पूर्वानुमान के प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो भविष्य की मांग का अनुमान लगाना और व्यवसायिक जोखिमें क्या होगी उनको कम करना इसका मेन उद्देश्य होता है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स प्लानिंग, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। साथ ही में ये योजना बनाने में, बजट का निर्माण करने में, निवेश के डिसीजन लेने में और संसाधनों का सही उपयोग करने में भी बिजनेस की हेल्प करता है। नेक्स्ट है, मेंशन एनी टू इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। व्यवसायिक पूर्वानुमान के कोई दो महत्व लिखिए। बिजनेस फोरकास्टिंग इंप्रूव्स मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। व्यवसायिक पूर्वानुमान प्रबंधकीय निर्णयों को बेहतर बनाता है और भविष्य के अवसरों एवं चुनौतियों के लिए संगठन को तैयार भी करता है कि जो फ्यूचर की जो सिचुएशन होंगी उनका पहले से अनुमान देखकर वह इस संगठन को क्या करता है, रेडी करता है कि आने वाले टाइम में इस तरीके की चीजें हो सकती हैं।
इट ऑल्सो सपोर्ट्स प्रोडक्शन प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ। साथ ही में ये प्रबंध की उत्पादन योजना बनाने में, वित्तीय प्रबंध करने में, स्टॉक का नियंत्रण रखने में और दीर्घकालीन विकास में भी मदद करता है। दैट्स वाई इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है स्टेट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। इतना अच्छा होने के बाद भी इसकी कुछ सीमाएं हैं, बताओ। बिजनेस फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन assumptions ऑन एंड हिस्टोरिकल डेटा विच में बिकम इनएक्यूरेट ड्यू टू सडन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। व्यावसायिक पूर्वानुमान अनुमानों पर और पूर्व आंकड़ों पर तो आधारित होता है, यानी कि पास्ट और इन्फॉर्मेशन पे तो बेस्ड है, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, अनिश्चित है, और फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। कोई भी आर्थिक, राजनीतिक या तकनीकी परिवर्तन होंगे तो इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। जैसे अभी आपने सोचा होगा कि अप्रैल में इस बार अच्छा मौसम हो रहा था, मई में भी बरसात हो रही, तो आपको ऐसा लगा कि इस बार जेठ साठ भादो आसोच बरसात में ही जाएंगे, इस बार फसल अच्छी होगी, लेकिन अब देखो सूखा आ गया। तो हमने एक एक्सपीरियंस ही किया है, एक एस्टिमेशन ही किया है, लेकिन फ्यूचर पूरा का पूरा अनिश्चित होता है, तो चीजें चेंज हो सकती हैं। देयर फॉर फोरकास्ट कैन नॉट ऑलवेज गारंटी करेक्ट रिजल्ट। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि फोरकास्टिंग हमेशा ही सत्य होती है या सही होती है, ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग इन डिसीजन मेकिंग। निर्णय निर्माण में या निर्णयन में व्यावसायिक पूर्वानुमान की क्या भूमिका है। बिजनेस फोरकास्टिंग प्रोवाइड्स रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर मार्केट कंडीशंस। जो पूर्वानुमान है वो भविष्य की बाजार परिस्थितियों की एक विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। इट अनेबल्स मैनेजर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन, प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग एंड बिजनेस एक्सपेंशन विद रिड्यूस्ड अनसर्टेनिटी। ये क्या करता है, प्रबंधकों को उत्पादन में, मूल्य निर्धारण करने में, निवेश में, विपणन संबंधी क्रियाओं में और व्यवसायिक विस्तार संबंधी जो डिसीजन होते हैं उनमें ये अच्छे सपोर्ट करता है या उनके लिए हेल्प करता है, ताकि वो निर्णय अच्छे हो सके। इस प्रकार ये प्रबंधन की मदद करता है, या रोल इसका इतना बड़ा होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रेंड थ्योरी ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। व्यवसायिक पूर्वानुमान की प्रवृत्ति सिद्धांत क्या है, इसको थोड़ा सा समझो। प्रवृत्ति सिद्धांत का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, यहाँ पे अपने लिखा 2020, 21, 22, 23, इस तरीके से मैंने ईयर लिखी। मैंने कहा 2020 का प्रॉफिट था 50,000, 21 का प्रॉफिट हुआ 60,000, 22 का प्रॉफिट है 65,000, 23 का प्रॉफिट है मान लो 68,000, या मान लो वापस मैं 62,000 कर देता हूँ। 24 का प्रॉफिट आपका 70,000, फिर आपका प्रॉफिट है 80,000। इस तरीके से ये आपका ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको आगे का लगाना है, तो आप यहाँ पे इसके ट्रेंड निकालोगे कि एक एवरेज क्या चल रही है, लाइन इस तरीके की लाइन चल रही है, तो आप ये कह दोगे कि अगली साल अपना प्रॉफिट यहाँ के आसपास हो सकता है, यानी कि इससे थोड़ा ऊपर या इससे थोड़ा कम। यानी कि पीछे क्या बातें रही हैं उनका एक आपने एवरेज निकाला और एक लाइन बनाते हो, उसे ट्रेंड लाइन कहते हो, लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी कहते हो। यानी पीछे की जो बातें रही है, ट्रेंड रहे हैं, प्रवृत्ति रही है, उनको आधार बनाकर फ्यूचर की फोरकास्टिंग करना ट्रेंड थ्योरी कही जाती है। The trend theory assumes that future business conditions are likely to follow the pattern of the past trends। यानी कि प्रवृत्ति सिद्धांत ये कहता है कि भविष्य की जो व्यावसायिक स्थितियां है वो प्राय पूर्व में हुई या भूतकाल में हुई प्रवृत्तियों का ही अनुसरण करती है। इट एनालाइजेज हिस्टोरिकल डेटा टू एस्टिमेट फ्यूचर डिमांड्स, सेल्स और प्रोडक्शन। इसमें पिछले आंकड़ों के आधार का पिछले आंकड़ों का विश्लेषण करके भविष्य में क्या मांग होगी, बिक्री होगी, उत्पादन होगा आदि का अनुमान लगाया जाता है। व्हाट इज द रिग्रेशन थ्योरी ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। व्यवसायिक पूर्वानुमान का प्रतिगमन सिद्धांत क्या है। रिग्रेशन थ्योरी में क्या होता है, एक चर का दूसरे चर के ऊपर डिपेंडेंसी देखी जाती है और उनमें होने वाले परिवर्तन के आधार पर फोरकास्टिंग की जाती है। द रिग्रेशन थ्योरी स्टडीज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी कि प्रतिगमन जो सिद्धांत होता है वो आश्रित और स्वतंत्र चरों के बीच का संबंध को अध्ययन करता है। It is used to estimate future business performance by analyzing the effect of one variable on another। इसके माध्यम से एक चर का दूसरे चर पर क्या प्रभाव होता है उसका विश्लेषण किया जाता है और भविष्य के परिणामों का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि रिग्रेशन थ्योरी सबसे ज़्यादा यूज की जाती है बिजनेस फोरकास्टिंग में। अगला है, और रिग्रेशन थ्योरी का ही बनेगा आपका वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी, यानी कि वाई वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें ए की वैल्यू बी की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है और इस तरीके से एक समीकरण या इक्वेशन के आधार पे अच्छे एस्टिमेशन लगाया जाता है। वाई इज बिजनेस फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट फॉर बजट प्रिपरेशन। बजट निर्माण में व्यवसायिक पूर्वानुमान का क्या महत्व है। Business forecasting provides estimates for future sales, cost, and profits, which become the foundation for preparing realistic budgets। व्यावसायिक पूर्वानुमान भविष्य की बिक्री, लागत और लाभ का अनुमान प्रदान करता है, जो कि यथार्थवादी बजट या सही बजट बनाने का एक आधार बनता है। It helps organizations to allocate resources efficiently and avoid financial uncertainties।
इससे संसाधनों का उचित आवंटन होता है और वित्तीय जोखिमें भी क्या होती हैं, वो भी कम होती है। अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। पूर्वानुमान में और प्लानिंग में या नियोजन में क्या अंतर होता है? फोरकास्टिंग प्रेडिक्ट्स फ्यूचर इवेंट्स बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, वेयर एज प्लानिंग डिसाइड्स दैट द एक्शंस टू अचीव फ्यूचर ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो पूर्वानुमान है वो उपलब्ध जानकारी के आधार पर भविष्य का अनुमान बताता है कि ऐसा कुछ भविष्य में हो सकता है, जबकि जो नियोजन होता है वो भविष्य के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाता है। यानी कि हमने फोरकास्टिंग करी कि हमारे कि ऐसा कुछ हो सकता है, और इस ऐसा कुछ को प्राप्त करने के लिए जो हम प्लान तैयार करते हैं या प्रोसेस डिजाइन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। यानी कि हमने जो फोरकास्टिंग की है उस फोरकास्टिंग तक पहुंचने का जो रास्ता होता है दैट इज प्लानिंग। फोरकास्टिंग इज द बेसिस ऑफ प्लानिंग वाइल प्लानिंग कन्वर्ट्स फोरकास्ट इनटू प्रैक्टिकल बिजनेस डिसीजंस। यानी कि पूर्वानुमान नियोजन का आधार होता है, यानी कि पूर्वानुमानों के आधार पे ही हम नियोजन करते हैं, जबकि जो नियोजन होता है वो उसे क्रियान्वित करने का क्या है, एक जरिया है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की ओर। यूनिट थर्ड में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिसीजन। निर्णय क्या है? अ डिसीजन इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। निर्णय विभिन्न उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने की एक प्रक्रिया है जिससे व्यावसायिक उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। यानी कि निर्णय क्या होता है, आपके पास ए बी सी डी चार 3 तरीके के या 4 तरीके के आपके पास ऑप्शंस हैं। इनमें से आपको एक बेस्ट को चूज़ करना है, तो चूज़ करोगे तो कोई ना कोई मेथड आप इस पे अप्लाई करोगे। तो अलग-अलग जो वेरिएबल्स हैं, उनमें से किसी एक सूटेबल मेथड को या सूटेबल वेरिएबल को चूज़ करना या सूटेबल अल्टरनेटिव को चूज़ करना या सेलेक्ट करना क्या कहा जाता है? निर्णय कहा जाता है, डिसीजन कहा जाता है। और जब आप डिसीजन ले रहे होते हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय। Effective decision making helps management solve problems to and improve organizational performance। प्रभावी निर्णय प्रबंधन की समस्याओं के समाधान व संगठन की कार्यक्षमता में सहायता भी करता है। सीधी सी बात है, अगर आपका डिसीजन सही होगा तो डेफिनेटली वर्किंग प्रोसेस या आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सुधरेगी। अगला है व्हाट इज प्रोडक्ट डिसीजन। उत्पाद निर्णय क्या है? तो देखो, आपकी फैक्ट्री, आपकी कोई कंपनी है, अब आपके सामने कई तरीके के प्रोडक्ट है, लेकिन ये सोचोगे कि हमें क्या बनाना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, कोई भी जो चॉकलेट कंपनियाँ होती है वो हर बार एक नई डिज़ाइन क्यों लॉन्च कर देती है, या उसमें थोड़ा-सा कुछ एक नया प्रोडक्ट क्यों लॉन्च कर देती है? क्या होता है? वो क्या ऐसे मन में आता है, कैसे कर देते हैं क्या? नहीं, बहुत एक गहरा प्रोडक्ट डिसीजन होता है, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड्स के साथ उनको चलना होता है। कहीं डिज़ाइन में चेंज कर रहे होते हैं, कहीं उसकी टेस्ट में हल्का-सा चेंज कर रहे होते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं। जैसे डेयरी के खूब सारे प्रोडक्ट हैं, पार्ले के खूब सारे प्रोडक्ट हैं। क्यों करते हैं ये? इसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक्स होते हैं, बहुत अच्छी इसके पीछे स्ट्रेटेजी होती है। A product decision refers to managerial decisions regarding the selection, design, quality, pricing, and improvement of products according to consumer needs and market demands to maximize business profits। उत्पाद निर्णय से आते हैं उत्पादन का चयन, उसकी डिजाइन, उसकी गुणवत्ता, उसके मूल्य कैसे होंगे, उसके सुधार क्या होंगे आदि से संबंधित जो प्रबंध के निर्णय होते हैं, ताकि जो ग्राहकों की आवश्यकता है और बाजार की जो मांग है उनको वह पूरा कर सके या उनके अकॉर्डिंग वह अपने डिसीजन ले सके, उन्हें हम प्रोडक्ट डिसीजन के नाम से जानते हैं। स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट डिसीजन। यानी उत्पाद निर्णय के कोई दो उद्देश्य बताओ क्यों किए जाते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट डिसीजंस आर टू सेटिस्फाई कंज्यूमर्स नीड्स एंड मैक्सिमाइज बिजनेस प्रॉफिट्स। पहली बात है, निर्णय के जो प्रमुख उद्देश्य होते हैं वो ये है कि ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, और दूसरा है व्यवसाय के लाभ को अधिकतम किया जा सके। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी, इंक्रीजिंग सेल्स एंड मेंटेनिंग कॉम्पिटिटिवनेस इन द मार्केट। साथ ही में ये उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने में और बिक्री बढ़ाने में भी क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है व्हाट आर दी प्रोडक्ट डिसीजन एरियाज। उत्पाद निर्णय के क्षेत्र क्या है? यानी कि हम जब प्रोडक्शन डिसीजन लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, कहाँ कहाँ हमें सोचना पड़ता है। प्रोडक्ट डिसीजन एरियाज इंक्लूड प्रोडक्ट डिजाइन, क्वालिटी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। यानी जब हम उत्पादन निर्णय लेते हैं तो उसमें कई तरीके के निर्णय होते हैं, जैसे डिजाइन क्या होगी, गुणवत्ता कैसी होगी, ब्रांडिंग क्या होगी, पैकेजिंग क्या होगी, प्राइस क्या होगी, उसकी श्रृंखला क्या होगी, यानी कि उसमें हम कौन-कौन से प्रोडक्ट इन्वॉल्व करने वाले हैं और उसमें किस तरीके का सुधार किया जा सकता है। दीज डिसीजंस हेल्प बिजनेसेस मीट कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस एंड अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये निर्णय व्यवसाय की सफलता में और दीर्घकालीन जो सफलता होती है या कंज्यूमर की जो भाव है, एक्सपेक्टेशंस होती है, अपेक्षाएँ होती है, उनके लिए क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोडक्शन डिसीजन। उत्पादन निर्णय क्या है? A production decision involves determining what to produce, how to produce, how much to produce, and which production method should be adopted to maximize cost and maximize profit।
उत्पादन निर्णय से आज से है यह तय करना कि उत्पादन क्या किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए और किस उत्पादन विधि को अपनाया जाए ताकि लागत कम और लाभ अधिक हो। देखो अभी हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट डिसीजन की। पहले तो ये डिसाइड कर रहे थे कि हम बनाने वाले क्या है। हमारा ये डिसाइड हो गया कि हम ये आइटम बनाने वाले हैं। फिर अब है कि हम उसका प्रोडक्शन करेंगे कैसे? प्रोडक्शन करेंगे तो कितनी क्वांटिटी में करेंगे? कितनी क्वांटिटी में करेंगे और फिर ये भी देखेंगे कौन से मेथड से करेंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? प्रॉफिट को बढ़ाना। और प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब हम किसको कम कर देंगे? कॉस्ट को कम कर देंगे। तो इनके रिगार्डिंग जो डिसीजन होते हैं उन्हें प्रोडक्शन डिसीजन कहते हैं। व्हाट आर दी अल्टरनेटिव प्रोडक्शन फैसिलिटीज? वैकल्पिक उत्पादन सुविधाएं क्या है? अल्टरनेटिव प्रोडक्शन फैसिलिटीज रेफर टू डिफरेंट मेथड्स, टेक्नोलॉजीज और मैकेनिक्स अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। वैकल्पिक उत्पादन सुविधाओं से आशय है वस्तुओं के उत्पादन हेतु उपलब्ध विभिन्न तकनीकों, मशीनों या उत्पादन विधियों से है। मैनेजमेंट सेलेक्ट्स द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन कॉस्ट, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रबंधन लागत, गुणवत्ता और क्षमता के आधार पर सर्वोत्तम विकल्प चयन करता है। उसे हम अल्टरनेट, यानी कई तरीके के अपने सामने मेथड भी होते हैं, कई तरीके की अपने सामने बातें होती हैं, उनमें से हमें सबसे बेहतरीन को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। उसे अल्टरनेटिव प्रोडक्शन फैसिलिटी या अल्टरनेटिव प्रोडक्शन डिसीजन कहते हैं। वाई आर अल्टरनेट प्रोडक्शन फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट? वैकल्पिक उत्पादन सुविधाओं का क्या महत्व है? अल्टरनेटिव प्रोडक्शन फैसिलिटीज हेल्प रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, इंक्रीज इफिशियंसी एंड एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। वैकल्पिक उत्पादन सुविधाएं उत्पादन लागत को कम करने में, गुणवत्ता सुधारने में, कार्यक्षमता बढ़ाने में और संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग में मदद करता है। दे ऑल्सो सपोर्ट बेटर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। और साथ ही में ये बेहतर उत्पादन योजना में और निर्णय लेने में भी क्या करता है? उपयोगी है। व्हाट इज द प्रॉफिटेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन? लाभदायक उत्पादन स्तर क्या है भाई? जिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसे हम प्रॉफिट लेवल कहते हैं। द प्रॉफिट लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज द लेवल एट विच ए बिजनेस अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स while maintaining a balance between cost and revenue। लाभदायक उत्पादन स्तर वह उत्पादन स्तर है जिसपे व्यावसायिक लागत व आय के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अधिकतम लाभ प्राप्त करता है। दैट इज आवर प्रॉफिटेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है स्टेट एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन डिसीजन। उत्पादन निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई दो घटक बताओ। प्रोडक्शन डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कस्टमर डिमांड, मार्केटिंग कंपटीशन, प्रोडक्शन कॉस्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेज, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। जो उत्पाद निर्णय है वो ग्राहकों की मांग से, बाजार प्रतिस्पर्धा से, उत्पादन लागत से, तकनीकी परिवर्तन से, गुणवत्ता मानकों से एवं व्यवसायिक उद्देश्यों से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। दीज फैक्टर्स हेल्प डिटरमाइन द मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। ये कारक उचित उत्पाद रणनीति निर्धारित करने में भी मदद करते हैं। वाई इज प्रोडक्ट डिसीजन इंपॉर्टेंट इन बिजनेस? भाई व्यवसाय में उत्पादन निर्णय का क्या महत्व है? प्रोडक्ट डिसीजंस हेल्प organization develop products according to customer preferences, improve market competitiveness, increase sales and maximize profits। तो उत्पाद निर्णय होते हैं वो व्यवसाय को ग्राहकों की पसंद के अनुरूप उत्पाद विकसित करने में, उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में, बिक्री व लाभ में वृद्धि करने में और दीर्घकालीन व्यवसायिक विकास व ग्राहक संतुष्टि को प्राप्त करने में मदद करते हैं। दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जैसे आप कमेंट करते हो उसी के अकॉर्डिंग हम हमारी क्लास को भी डिजाइन करते हैं कि बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वन शॉट वगैरह चाहिए। हालांकि क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग का रह जाता है और आप भी क्या कि सोए हुए रहते हो, एग्जाम के एक दिन पहले कमेंट करते हो भाई। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। खैर इनिशियल फेज में है, एक बार सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाए उसके बाद सारी क्लासेज आपको ऑन स्पॉट ना सही उससे बहुत पहले आपको ये मिल जाएगी। तो खैर प्रोडक्शन डिसीजन इसी तरीके से है कि जो कस्टमर की डिमांड होती है उसे बिजनेस टाइम पे पूरा कर सके, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब हम पहुंच गए लास्ट यूनिट में। लास्ट यूनिट में दो तरीके के आपके चैप्टर है, प्रोजेक्ट प्लानिंग और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। सबसे पहला ये कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है। देखो प्रोजेक्ट प्लानिंग की अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो एक बीबीए का प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट अप्रेजल करके मैंने क्लास अपलोड करी हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा। वो सारी की सारी इस टॉपिक से ही रिलेटेड क्लास है। क्या होती है परियोजना नियोजन? भाई देखो आपके सामने कई तरीके के हैं। हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे बिजनेस में तो हमारे सामने कई ऑप्शन होते हैं, कई प्रोजेक्ट होते हैं। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि भाई हमारा प्रोजेक्ट कौन सा हो सकता है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया ABCD 4 तरीके के प्रोजेक्ट हैं। अब इनको सबको एनालिसिस करना और ये देखना कि किसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या हम कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। भाई इन सारी चीज़ों के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसे हम प्रोजेक्ट प्लानिंग कहते हैं। और
बात करूँ मैं अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसे कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। और बजटिंग की बात करूँ तो बजटिंग में तो इसे कैपिटल बजटिंग ही कहते हैं। हालाँकि आपके ये चैप्टर प्रोजेक्ट प्लानिंग के नाम से चलता है। Project planning is the process of defining project objectives, estimating cost, allocating resources, scheduling activities, and preparing a systematic plan for successful completion of a project within the desired time and budget. परियोजना नियोजन किसी परियोजना के उद्देश्यों का निर्धारण करने में, लागत का अनुमान लगाने में, संसाधनों का आवंटन करने में, कार्य का समय पर निर्धारण करने में और निश्चित समय में बजट में परियोजना को सफलतापूर्वक क्या करना पूरा करने आदि सारी प्रक्रिया को हम प्रोजेक्ट प्लानिंग कहते हैं। यानी कि हमने प्रोजेक्ट लिया ए और इस ए में हम क्या फंडिंग करेंगे, किस तरीके से काम होगा, कब ये कंप्लीट होगा, किस तरीके का काम एग्जीक्यूट होगा, इन सारी चीज़ों की जो प्लानिंग होती है उसे प्रोजेक्ट प्लानिंग कहते हैं। व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी? व्यवहार्यता अध्ययन क्या है? यानी कि हम जो एक काम कर रहे हैं, यानी ये जो प्रोजेक्ट हम लेने वाले हैं, क्या ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फिजिबल तो है क्या? पता चले हमारे पास इतने फंड ही नहीं है या हमारे पास ऐसी टेक्निक्स ही नहीं है या इससे हमें प्रॉफिट होना ही नहीं है। ये सारी चीज़ों को देखना, इसे आप बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। A feasibility study is an evaluation conducted before starting a project to determine whether it is technically, financially, economically and commercially viable। यानी व्यवहार्यता अध्ययन परियोजना प्रारंभ करने से पहले किया जाने वाला एक मूल्यांकन है, जिसमें ये देखा जाता है कि जो प्रोजेक्ट है वो तकनीकी तौर पे, वित्तीय तौर पे, आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से व्यवहार्य है भी या नहीं। इट हेल्प्स रिड्यूस बिजनेस रिस्क एंड सपोर्ट बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये बिजनेस की रिस्क कम करने में और सही डिसीजन लेने में क्या करता है, मदद करता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स? परियोजना के प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्रोजेक्ट्स में बी क्लासिफाइड इनटू न्यू प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स, मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स एंड रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स एंड डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट्स। परियोजना कई तरह की होती है, जैसे नई परियोजना है कि आप स्टार्टिंग से कुछ नया करो, दैट इज न्यू प्रोजेक्ट्स। विस्तार परियोजना आपकी पहले से एग्जिस्टिंग है, आप मान लो 50% पे काम कर रहे थे, अब आप आ रहे हो कि 90% पे काम करेंगे, एक और प्लांट डालेंगे, दैट इज एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स। मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट यानी कि आधुनिकीकरण परियोजना, जिसमें आपने पुरानी मशीनों को रिप्लेस किया या फिर आप नया टच दे रहे हो। रिप्लेसमेंट यानी कि पुरानी मशीन को बेच कर उसकी जगह कुछ नया आपने लगाया, दैट इज रिप्लेसमेंट। एंड डाइवर्सिफिकेशन मतलब मल्टीपल चीज़ें आपने उसमें चाली लगाई, चाहे वो प्रोडक्ट लाइन की हो या अदर चीज़ों की हो। कई तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं। ईच टाइप इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऑफ द बिजनेस। इनका चयन व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार और उद्देश्यों के अनुसार ही किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोजेक्ट एनालिसिस? योजना विश्लेषण क्या है? प्रोजेक्ट एनालिसिस इज द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स कॉस्ट, बेनिफिट्स, रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। परियोजना विश्लेषण में परियोजना की लागत, लाभ, जोखिम, संभावित प्रतिफल आदि का व्यवस्थित मूल्यांकन किया जाता है। इट हेल्प्स मैनेजमेंट डिसाइड वेदर द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। के आधार पर प्रबंधन परियोजना को स्वीकार और अस्वीकार करने का निर्णय लेता है कि हमें कोई प्रोजेक्ट को स्वीकार करना है या उसको छोड़ना है। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? ये बहुत एक प्यारी सी चीज़ मेरे को लगती है। हालांकि देखो मैं नहीं अपलोड कर पाया डिटेल क्लासेस, वरना बहुत फेवरेट टॉपिक में से एक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी की लागत होता क्या है एक्चुअली? जो पूंजी की लागत है वो पूंजी की लागत नहीं है, वो रेट ऑफ रिटर्न है। कैसे इसको समझाते हैं, थोड़ा सा आप इसको समझ लो, समझते या समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कोई कंपनी है, आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया इक्विटी शेयर में या प्रेफरेंस शेयर में या फिर डिवेंचर्स में, आपने इन्वेस्ट किया। अब आपने इन्वेस्ट किया तो आपको इसमें कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, रिटर्न भी तो मिलेगा। अब इसमें आपको जो डिविडेंड मिल रहा है वो आपके लिए तो क्या है, रिटर्न, लेकिन कंपनी के लिए वो क्या है, कॉस्ट। इतनी सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे मान लो कंपनी को लोन दिया, या फिर मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेता हूँ, ए और बी। ए में आप हो और बी में आपका कोई दोस्त है। आपके दोस्त से आपने 1 लाख रुपए उधार लिए और आपके दोस्त ने कहा मुझे एंड ऑफ द ईयर आपको 10% ब्याज देना है। तो आप इसको एंड ऑफ द ईयर कितना रुपया दोगे, 1 लाख और 10,000 रुपये आप इसको दो। आपने इस 1 लाख को कहीं इन्वेस्ट करोगे। अब इन्वेस्ट करोगे तो आपको मिनिमम उस पे कितना रिटर्न चाहिए, तो आप कहोगे कि 10% तो मुझे मेरे दोस्त को देना है, तो एटलीस्ट मुझे इस पे 10% तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। बस यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वह मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होती है जो हमें अपने इन्वेस्टमेंट पे रखनी ही होती है। कितना आसान है, लो। Cost of capital is the minimum rate of return that a business must earn on its investments to satisfy investors and maintain the market value of the firm। पूंजी की लागत वह न्यूनतम प्रतिफल है जिसे किसी व्यवसाय को अपने निवेशों पर अर्जित करना आवश्यक होता है, ताकि निवेशकों की अपेक्षाएं पूरी हो और संस्था का बाजार मूल्य हमेशा बना रहे, यानी संस्था की वैल्यू बनी रहे।
नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ऋण पूंजी की लागत क्या है भाई। तो डिबेंचर होते हैं, तो डिबेंचर में जो इन्वेस्ट करता है उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है दैट इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट। The cost of debt is the effective rate of interest that a company pays on borrowed funds after considering tax benefits. ऋण पूंजी की लागत वह लागत है, वह वास्तविक ब्याज दर है जो कर लाभ को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा उधार ली गई पूंजी पर चुकाई जाती है। इट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग थ्रू लोन्स और डिबेंचर। यह ऋण के माध्यम से वित्त प्राप्त करने की लागत को दर्शाती है, यानी कि कंपनी शेयर भी इशू करती है और कंपनी डिबेंचर भी इशू करती है। तो डिबेंचर के थ्रू जो फंडिंग लेती है कंपनी, उस पर जो इंटरेस्ट पे करती है उसे कॉस्ट ऑफ डेब्ट कहा जाता है। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अधिमान अंश पूंजी की लागत क्या है। द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड एंड यूजिंग देयर फंड्स। यानी कि अधिमान अंश पूंजी लागत वह प्रतिफल दर है जो कंपनी अधिमान अंशधारकों को उनके निवेश के बदले निश्चित लाभांश के रूप में प्रदान करती है। कहने का मतलब जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर से मार्केट से पैसा उठाती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पे करती है उसे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहा जाता है। फिर आता है व्हाट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, अवितरित लाभ या धारित जो पूंजी है उसकी लागत क्या है। अब देखो, कंपनी को जब इनकम होती है तो कंपनी उसमें से सबसे पहले अपनी खर्चे निकालती है, उसके बाद इंटरेस्ट देती है, फिर टैक्स पे कर देती है, फिर प्रेफरेंस शेयर्स को दे देती है, और जो बच जाता है वो किसके लिए बचता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। अब क्या इक्विटी शेयर होल्डर को सारा पेमेंट कर देती है, नहीं, कंपनी कुछ अपने पास एज ए रिटेंड रख लेती है और कुछ इक्विटी शेयर्स को दे देती है। अब बताओ ये जो रिटेंड अर्निंग है वो किसके पैसों में से रखा हुआ है, वो इक्विटी शेयर वालों के पैसे में से रखा हुआ है। तो वह पैसा इक्विटी शेयर वालों को यदि मिलता तो इक्विटी शेयर वाले उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते तो उन्हें कहीं ना कहीं रिटर्न मिलता। लेकिन वह इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो वही जो एक्सपेक्टेड रिटर्न की इस पे हो सकती थी वह रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट कही जाती है, और जो इक्विटी शेयर वालों की होती है उसे इक्विटी शेयर वाली कहती है। द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट्स रिटेन्ड इन द बिजनेस इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। यानी कि अवितरित लाभ की लागत उस लाभ की अवसर लागत है जिसे लाभांश के रूप में वितरित करने की बजाय व्यवसाय में पुनः निवेश कर दिया। यानी कि ये अवसर लागत है, अवसर लागत मतलब जो सेक्रीफाइस से जनरेट होती है। इट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स ऑन रिटेन्ड फंड्स। यह अंशधारकों की एक अपेक्षित प्रतिफल दर को दर्शाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, भारित औसत पूंजी लागत क्या है। भाई देखो, इक्विटी शेयर को, प्रेफरेंस शेयर को, रिटेन अर्निंग को, डेब्ट कैपिटल को, इन सबको वेट देने के बाद हम जो एक एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं उसे भारित औसत पूंजी लागत कहते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सच एज डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग्स वेटेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि औसत भारित पूंजी लागत ऋण, अधिमानंश पूंजी, समतांश पूंजी और अवितरित लाभ जैसी सभी वित्तीय स्रोतों की एक लागत का भारित औसत है जो उनकी पूंजी संरचना में हिस्सेदारी के आधार पर निकाला जाता है। एंड लास्ट है वाई इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट, पूंजी की लागत का क्या महत्व है बिजनेस में या कंपनी में। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर्व्स एज ए बेंचमार्क ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। यानी पूंजी की लागत निवेश निर्णयों का आधार होती है। इट हेल्प्स इन प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, कैपिटल बजटिंग, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ इनकम एंड मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। यह परियोजनाओं के मूल्यांकन में, पूंजी बजट निर्माण में, उपयुक्त वित्तीय स्रोतों के चयन में और व्यवसाय के मूल्य को अधिकतम करने में क्या करता है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दैट्स वाई इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि आपको क्लासेस किस तरीके से मिलेगी। देखो, आपको कोई भी क्लास सर्च करनी है, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। आप यूट्यूब पे पहले वो लिखो जो आप सर्च करने वाले हो, फिर उसके आगे लिख दो करियर एडुनेस्ट। तो करियर एडुनेस्ट पे उसके रिगार्डिंग जो मटेरियल अवेलेबल होगा यूट्यूब आपके सामने लाकर रख देगा। जैसे मैंने इस पे लिखा बिजनेस बजटिंग क्वेश्चन, तो बिजनेस बजटिंग के बारे में जो कुछ था करियर रेडीनेस पे वो सारा आपके सामने आ जाएगा। तो मैंने यूनिट फर्स्ट स्पेशली आपके लिए अपलोड की हुई है जिसे आप जरूर देखिएगा। साथ ही में जो बीकॉम थर्ड ईयर है उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किए थे। इसमें यानी जो एनुअल एग्जाम स्कीम थी, मटेरियल वेरिएंस को छोड़ दो और कैश बजट को छोड़ दो, बाकी सारी चीज़ें आप पे भी एप्लीकेबल होती है। सिर्फ ये दो टॉपिक है जो वहाँ ज़्यादा चलते थे और आपके इन टॉपिक्स को बाई बैक कर लिया गया है या उठा लिया गया है। अब देखो, यही रीजन होता है कि हम कुछ मेजर पेपर नहीं अपलोड कर पाते, व्यूज कम होते हैं या यूँ के बच्चों की इस पर प्रतिक्रिया इतनी नहीं होती। तो हमें ऐसा लगता है कि मे भी बच्चा यहाँ इंटरेस्टेड नहीं हो, तो क्यों ना हम वो चीज़ें पहले प्रोवाइड करवाए जिनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है या बच्चा जिसकी डिमांड ज़्यादा कर रहा है।
फिर कोई नहीं, आपके लिए ये चीज़ है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। और साथ ही में हमने पिछले साल एक ईएफएम बिज़नेस बस्टिंग के जितने 5 या 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे, उन सबका एक निचोड़ आपके सामने पेश किया था। लगभग 22 मिनट का ये वीडियो है। आप इसमें ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे। जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे, तो इन इमेजेस पे आप क्लिक भी करोगे, तो आपको सीधी ये क्लास में रीडायरेक्ट कर देगी, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे लिखो बिज़नेस बस्टिंग बाय करियर रेडोनेस, तो सारी अवेलेबल चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। अब एक यहाँ पे चीज़ ये है कि जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें एक हमने फाइनेंस मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट बना रखी है, और इसमें एक पेपर है जिसे हमने टॉपिक है जिसे हमने क्या बोला है, कैपिटल बजटिंग। आप इस कैपिटल बजटिंग को ज़रूर देखिएगा। आपका यूनिट 4th का जो प्रोजेक्ट प्लानिंग वाला टॉपिक है, वो पूरा का पूरा इसमें से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको पेबैक पीरियड मेथड, एआरआर मेथड और एनपीवी मेथड, ये तीनों आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आसान सा आएगा, जो कि आप इजीली सोल्व कर दोगे। तो आप इन इमेज पे भी क्लिक करोगे तो आपको रीडायरेक्ट कर देगी, वरना आप यूट्यूब पे लिख दो कैपिटल बस्टिंग बाय करियर रेडोनिस्ट, अपने आप सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएगी। तो आप इन चीज़ों को जरूर और देखिएगा। सेक्शन बी के भी मैंने इसमें क्वेश्चन रखे और सेक्शन सी के भी क्वेश्चन रखे हैं, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इन सारी चीज़ों को पढ़ लेना। कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपके लिए सही रहने वाले हैं, अच्छे मतलब मददगार साबित होंगे। बाकायदा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पीडीएफ आपको पूरी तरीके से 100% सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये पूरा कंटेंट अलग है एग्जाम में, क्योंकि मेजर पेपर होता है दोस्तों। मेजर पेपर हमेशा एक्सपर्ट के जरिए आता है, लेकिन खैर जीएसटी का पेपर में जब मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि यूनिवर्सिटी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके साथ अनजस्टिस कर रही है जब एआई से पेपर जनरेट करवाती है, क्योंकि वो फिर चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाती, क्योंकि एआई ह्यूमनाइज नहीं करता चीज़ों को। फिर जो भी है जैसा भी है, हमारा ये प्रयास था कि हमने आपको बिजनेस बस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़िए और आप एग्जाम में अच्छा सा स्कोर जनरेट कीजिए। तो कीप स्टडिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद योर करियर रेडीनेस। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू।